Students, I welcome you to on my YouTube channel Jagriti English Academy. Today we are going to read the second chapter from the book First Flight, A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. आप सभी जानते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन है। उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो साउथ अफ्रीका के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने और उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये जो चैप्टर है वो उसी बुक का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी स्ट्रगल्स किए हैं उसके बारे में बताया है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? सेल्फ रिटन स्टोरी। सेल्फ रिटन स्टोरी इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है या हुआ है, अगर हम उसे किसी कहीं पे लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। Written by South Africa's first president Nelson Mandela and it was published in 1994. नेल्सन मंडेला जी को 27 साल या 30 साल जेल में रहना पड़ा। क्योंकि वो काले रंग के भेदभाव जो होता था, जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, उसको वो हटाना चाहते थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनको जेल में 30 ईयर्स रहने पड़े। वो एक ऐसी चीज़ थी जिसे हटाना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। स्किन कलर, जो वाइट स्किन कलर के लोग थे वो हमेशा ब्लैक या डार्क स्किन कलर के लोगों पे रूल किया करते थे और उनको दबा के रखते थे। उनको हर जगह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना और उनकी चीज़ों को उनको अधिकार न देना, उनके कोई राइट्स नहीं थे। हमेशा ब्लैक जो लोग थे, जो साउथ अफ्रीकन लोग थे, उन्हें हमेशा वाइट पीपल रूल करते थे और उनकी हर चीज़ को वाइट रूलर्स के अकॉर्डिंग ही माना जाता था और वाइट रूलर्स अपने अकॉर्डिंग ही उन्हें चीज़ों को करने देते थे। अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो कहीं जगह कास्ट को लेके होता है, कहीं रिलीजन को लेके होता है, कहीं किसी चीज़ को लेके होता है। बट साउथ अफ्रीका में स्किन को लेके होता था और वो इतना ज़्यादा था कि उसको बियर करना बहुत मुश्किल था। अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कभी भी उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता और उनकी ज़िंदगियों पे हमेशा वाइट रूल्स करते। नेल्सन मंडेला जी के काम की वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका में द फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। जैसे इंडिया में महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया लोगों को, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए, और तब जाके उन्हें फादर ऑफ द नेशन का टाइटल मिला। उसी तरह साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के अच्छे के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके भेदभाव ना करने के लिए, कि ताकि उनकी जो राइट्स हैं उन्हें मिल सके, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। इसीलिए साउथ अफ्रीका के लोग आज भी उन्हें फादर ऑफ द नेशन मानते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। 10th में dawn bright and clear for the past few days I have been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो यहाँ पे 10th में 1944 की बात की जा रही है। यही
दिन था वो जिस दिन नेल्सन मंडेला ने अपनी ओथ ली थी टू बी एज अ प्रेसिडेंट। वो कहते हैं कि आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, चमकदार था और सभी लोग उनके पास आ रहे थे। वो सभी लोगों से घिरे हुए थे। क्यों? क्योंकि सभी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रहे थे उनके प्रेसिडेंट बनने के खुशी पे। और इस बार इस तरह का रिस्पेक्ट उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन था अपार्थाइड का कि वो काले हैं हम गोरे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका से अपने जो रिलेशन थे वो तोड़ दिए थे। और एक जो चीज़ थी जो मिसिंग थी वो आज उन्हें मिल रही थी। सबकी तरफ से उन्हें एक बहुत ही अच्छा वेलकम मिल रहा था वापस से। और साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि वहाँ के लोग अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से वो लोग किसी को वोट दे रहे थे और उस वोट के चलते उनके कलर से या उनके लोगों में से कोई एक ऐसा चुना गया जो सभी को इक्वल कर सकता था। और ये पहली एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के लिए एक पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन था जिसमें नेल्सन मंडेला जो हैं वो जीते थे। इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका स्वेल। वो कहते हैं कि इस प्रकार की जो गैदरिंग थी लोगों की मेरे ओथ लेने के लिए, यानी जब वो शपथ लेने वाले थे उस टाइम के लिए, ऐसा साउथ अफ्रीका की धरती पे पहले कभी नहीं हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the seat of rainbow, gathering of different colors and nations for the installation of the South Africa first democratic non-racial government. On that lovely autumn day, I was accompanied. वो कहते हैं कि ये जो दिन था जिस दिन ये उद्घाटन होने वाला था या जिस दिन मैं अपना ओथ लेने वाला था, शपथ ग्रहण करने वाला था, ये दिन बहुत ही खूबसूरत था। क्यों? क्योंकि ये जो सेरेमनी थी वो एम्फी थिएटर में रखी गई थी जो प्रिटोरिया शहर में है। एम्फी थिएटर का मीन्स होता है कि ऐसी जगह जो खुला हुआ हो, जहाँ कोई बंद कमरे ना हो, सीढ़ियाँ लगी हों और वहाँ पे लोग बैठते थे। डिकेसी मतलब होता है 10 ईयर्स टाइम। तो वो बताते हैं कि ये जो प्रिटोरिया बिल्डिंग थी, इस प्रिटोरिया बिल्डिंग में सिर्फ़ और सिर्फ वाइट लोग ही आते थे। सालों सालों तक उन्होंने यहाँ पे राज किया और डार्क स्किन कलर के लोगों को यहाँ पे आना मना था। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो सालों सालों तक सीट ये जो गोरे लेके बैठे थे, ये जो एम्फीथाइड लोग बैठे हुए थे लेके, आज ये ख़त्म हो रहा है। अब जो उनकी सुप्रीमेसी थी वाइट होने की, वाइट स्किन की, वो अब ख़त्म हो रही है। और अब देखो तो यहाँ पे एक रेनबो है। रेनबो का मतलब यहाँ पे उन्होंने रेनबो वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्किन के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग स्थान से लोग, अमीर गरीब सभी प्रकार के लोग यहाँ पे बैठे थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसे रेनबो किया। और वो कहते हैं कि देखो साउथ अफ्रीका के नेशन के स्टैब्लिश के लिए यहाँ पे सभी डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट्स सभी यहाँ पे मौजूद थे और वो इस दिन को बहुत ही प्यारा दिन मानते हैं और वो अपनी बेटी को बुलाते हैं जिनका नाम है जेनानी। ऑन द पोडियम मिस डी क्लार्क वॉज first sworn in the second deputy president. Thabo Mbeki was sworn as a first deputy president. यहाँ पे टैबो मैबकी जो हैं उन्होंने अपनी फर्स्ट ओथ ले ली टू बी अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। When it was my turn, I pledged to be obey and uphold. कहते हैं कि जब मेरी बारी आई प्लेस लेने की तो मैंने ये कसम खाई कि मैं अपने राष्ट्र के प्रति,
अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। और मेरी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हर देश का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कहते हैं कि मेरे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसका बहुत ही ईमानदारी से ध्यान रखूँगा और अपने लोगों के लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। कि जो भी मुझे लोग देख रहे हैं या फिर जो भी गेस्ट जो हैं, जो यहाँ पे आए हैं दुनिया के हर कोने से मुझे देखने के लिए, मेरी खुशी में शामिल होने के लिए, वो उनसे कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय द प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of the extraordinary human disaster that latest too long must be born a society of which call humanity will। वो कहते हैं कि हम सभी अपनी मानवता के अनुसार एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मानवता को ही वैल्यू देंगे। किसी भी प्रकार के कलर को, कास्ट को, मनी को या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर दे, वैसे हम किसी भी चीज़ को आगे बढ़ावा नहीं देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए जो भी अच्छी है, जो भी अच्छी चीज़ है, हम सिर्फ उसी को साथ लेकर चलेंगे। और तभी शायद हमें एक मानव होने पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम जन्म लिए हैं सिर्फ अच्छे कर्मों को करने के लिए। अगर हम इंसान होके भी मानवता को नहीं ध्यान देंगे तो फिर ये कोई और नहीं देने वाला है। We who were outlaws not so long ago have today been given a rare privilege to be the host of the nation of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for humanity, dignity। वो कहते हैं कि अभी तक हम लोगों को आउटलॉज माना जा रहा था। आउटलॉज मतलब जैसे कि जब स्किन कलर, जब डिस्क्रिमिनेशन था अपार्थाइड का, तो कुछ देशों ने उनसे अपने रिलेशंस जो हैं वो तोड़ लिए थे। बट वो कहते हैं कि आज सभी लोगों ने हमें अपना बना लिया है और हमें मौका दिया है कि हम उन लोगों की सेवा कर सकें, और वो आज हमारे मेहमान बन के हमारे पास आए हैं। और ये हमारी धरती के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। फिर वो कहते हैं जो भी यहाँ पे लोग आए हैं, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो इस प्रकार के शपथ ग्रहण में मेरे साथ हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये सिर्फ हमारी कंट्री की ही जीत नहीं है, ये कॉमन विक्ट्री है जो सच्चाई के लिए हुई है, जो शांति के लिए हुई है, जो मानवता के लिए हुई है, मानवता की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हुई है। मतलब हम सभी को एक बराबर समझेंगे, हम किसी को अब नीचा नहीं दिखाएंगे। इससे बड़ी मानवता या इससे बड़ा जस्टिस किसी भी इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि अभी तक हमने जो पॉलिटिकली जो चीज़ें थी जो हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो हमें नहीं मिलती थी, अब वो सारे अचीवमेंट्स हम हासिल करेंगे। और हम अपने आप से ये वादा करते हैं, अपने आप को इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि अब हमारे देश में कोई भी किसी भी पुअर्टी के कारण, डिप्रिवेशन के कारण, सफरिंग के कारण, जेंडर के कारण, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके भी कारण भेदभाव हो सकता है, वैसी कोई भी चीज़ मैं अपनी कंट्री में नहीं होने दूंगा। वो इसकी कसम खाते हैं। फिर वो कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी मैं नहीं ऐसा होने दूंगा। वो कहते हैं कि अभी तक हमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद ये जो ब्यूटीफुल सी एक मोमेंट है हमारी ज़िंदगी में, एक जो सुनहरा मौका आया है चीज़ों को अपने साथ जोड़ने का, अच्छे एक्सपीरियंसेस करने का, अब मैं उनको कभी भी एक दूसरे को दबाव दे के या एक दूसरे को नीचा गिरा के उसको बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका पे सूरज की जो किरणें हैं, जिस तरह सूरज चमक रहा है, वो हमेशा वैसे ही चमकता रहेगा।
और जो ह्यूमन अचीवमेंट्स हैं वो हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहेंगी और फिर वो अफ्रीका को एक ब्लेस देते हैं कि अफ्रीका ऐसे ही फ्रीडम के साथ बढ़ता रहे।